नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग भारत में अंग्रेजों का आगमन पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में कुछ तथ्यों को पढ़ा हुआ था, आगे कुछ तथ्यों को आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट, 1632 में क्या हुआ। 1632 में गोलकुंडा एक जगह है। गोलकुंडा कहाँ पर है? गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। तो गोलकुंडा एक जगह जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ का एक सुल्तान था, उसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इस अब्दुल्ला कुतुब शाह से अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास गए और एक शर्त रखी या एक समझौते के तहत एक बात रखी अपनी और कहा कि हम आपको प्रतिवर्ष 500 पैगोडा सिक्के देंगे। प्रतिवर्ष हम आपको 500 पैगोडा सिक्के देंगे। उसके बदले में आपको क्या करना होगा? उसके बदले में आपके अधीन जितने भी बंदरगाह हैं, उन सभी बंदरगाहों पर हमको मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, यानी उन सभी बंदरगाहों के प्रयोग करने की इजाजत हमको दी जाए। ऐसा अंग्रेजों ने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से कहा। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दे दिया कि आप जाइए और 500 पैगोडा सिक्कों के बदले हम आपको जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, उन सारे बंदरगाहों को प्रयोग करने की इजाजत दे देते हैं। इसको एक सुनहरा फरमान इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत ही कम राशि में अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया था व्यापार करने के लिए कि जितने भी बंदरगाह हैं उन पर मुफ्त व्यापार अब अंग्रेज करेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों के लिए इतने कम पैसों में, इसलिए इसको एक सुनहरा फरमान कहा गया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि पूर्वी तट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पूर्वी तट कहें या पूर्वी क्षेत्र कहें, पूर्वी तट या पूर्वी क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि देखिए, ये भारत है, ये भारत का पूर्वी तट है और ये भारत का पश्चिमी तट है। तो इस पूर्वी तट में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर बनी हुई थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनी हुई थी हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में। हरिहरपुर, बालासोर और पीपली ये कहां पर पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। और उड़ीसा का जो क्षेत्र है ये पूर्वी तट के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर प्रश्न ये बने कि अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री पूर्वी तट में बनी कौन सी थी, तो हरिहरपुर और बालासोर और पीपली में स्थापित की थी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1651 की बात करते हैं। 1651 में बंगाल का एक सूबेदार था, उसका नाम था शाह शुजा। ये शाह शुजा और कोई नहीं, मुगल शासक शाहजहां का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस मुगल शासक शाहजहां का ये पुत्र था शाह शुजा। उस समय बंगाल का सूबेदार था। देखिए, दो मुगल अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। एक मुगल अधिकारी होते थे उस समय सूबेदार और एक मुगल अधिकारी होते थे दीवान। सूबेदार और दीवान। तो सूबेदार और दीवान में अंतर क्या था ये जान लेते हैं। देखिए, दीवान जो होता था वो प्रांत का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता था, यानी वो राजस्व की वसूली करता था, उसको दीवान कहा जाता था। और एक होता था सूबेदार। सूबेदार क्या होता? सूबेदार प्रांत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी कि जो राजस्व अधिकारी दीवान है उससे भी बड़ा, यानी दीवान तो केवल राजस्व की वसूली कर रहा है, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था वो सूबेदार होता था। तो 1651 के दौरान बंगाल का जो सूबेदार था वो शाह शुजा था। क्या होता था कि जो मुगल शासकों के पुत्र होते थे या जो बहुत ही नजदीकी होते थे, उन्हीं को अलग अलग प्रांतों का जो है सूबेदार बना दिया जाता था। तो इसी क्रम में 1651 में शाह शुजा जो था वो बंगाल का सूबेदार था और उसने क्या किया हुआ था? उसने अंग्रेजों को व्यापार में कुछ बहुत सारे विशेषाधिकार दे दिए थे। यानी अंग्रेजों को
व्यापार में बहुत अधिक विशेषाधिकार दे दिए थे। इसी को कहा गया कि शाह शुजा से अंग्रेजों को निशान प्राप्त हुआ। देखिए निशान क्या होता था, निशान शब्द का अर्थ क्या है? निशान शब्द का अर्थ है कि जो, जैसे शाह शुजा है, शाह शुजा कौन है? शाह शुजा है शाहजहां का पुत्र, यानी शहंशाह है। तो जो शाह शुजा का जो पुत्र है यानी शहजादा, शहंशाह नहीं शहजादा, तो शाह शुजा जो है वो शहजादा है। तो शहजादों के द्वारा जो एक आदेश पत्र जारी किया जाता था, शहजादों के द्वारा जो एक आदेश पत्र जारी किया जाता था उसको कहते थे निशान। तो शाह शुजा ने जो है 1651 में निशान जारी किया, अंग्रेजों को व्यापार में विशेषाधिकार दिया। और यह विशेषाधिकार कितने रुपए में दिया? केवल और केवल 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर दिए। उन विशेषाधिकारों की यहां पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के शाह शुजा ने अंग्रेजों को निशान एक दिया, एक व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और वो फैक्ट्री ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित की थी। याद रखेंगे, हुगली में जो अंग्रेजों की फैक्ट्री बनी हुई थी वो 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंबई का व्यापारिक गवर्नर जो था वो जेराल्ड ओंगियार था। जेराल्ड ओंगियार का शासन काल जो है वो 1669 से 1677 ईस्वी तक था। तो इस दौरान 1669 से 1677 के मध्य जो है बंबई का व्यापारिक गवर्नर जो था वो जेराल्ड ओंगियार था। इसने देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ था। जेराल्ड ओंगियार ने महत्वपूर्ण कार्य यह किया हुआ था कि बंबई में इसने तांबा और चांदी की मुद्रा ढलाई है तो टकसाल का निर्माण किया था। टकसाल मतलब जहां पर मुद्राओं की ढलाई होती है। तो तांबे और चांदी की मुद्रा ढलाई है तो टकसाल का इसने निर्माण किया हुआ था। किसने? जेराल्ड ओंगियार ने, जो कि बंबई का व्यापारिक गवर्नर था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बंबई के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बंबई के संस्थापक के रूप में और किसी को नहीं, इसी जेराल्ड ओंगियार को ही बंबई का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1687 ईस्वी में एक घटना हुई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, यानी कि वेस्टर्न मतलब पश्चिम में, तो जो वेस्टर्न इनकी प्रेसिडेंसी थी वो पहले थी सूरत में, लेकिन 1687 ईस्वी में इन्होंने क्या किया हुआ था कि अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी को ट्रांसफर कर दिया था सूरत से। कहां पर? बंबई में। बंबई की चूंकि स्थापना हो चुकी थी तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने अपनी जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत से ट्रांसफर करके कहां पर स्थापित कर दी थी? बंबई में स्थापित कर दी थी। तो इस प्रकार से इतने तथ्यों को हमने देखा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम व्यापारिक गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम व्यापारिक गवर्नर था वो विलियम हेजेज था। विलियम हेजेज का शासनकाल जो है वो 1680 से 1682 तक है। देखिए, बंगाल का प्रथम व्यापारिक गवर्नर, इस तथ्य को याद रखेंगे। बंबई का प्रथम गवर्नर या बंबई का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, ये सब अलग चीजें हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर गवर्नर की बात नहीं हो रही है, यहां पर बंगाल का प्रथम व्यापारिक गवर्नर, स्पेशल अगर व्यापारिक शब्द जुड़ा हुआ है तब की बात हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम व्यापारिक गवर्नर कौन था, तो वो विलियम हेजेज था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1680 ईस्वी की बात है। 1680 ईस्वी में किसका शासन था? 1680 ईस्वी में मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब क्या था, उस समय अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों से नाराज होकर उसने क्या काम किया कि जो अंग्रेजों पर चुंगी की दर थी वो पहले थी 2%, इस 2% को बढ़ा करके उसने कर दिया था 3.5%, 3.5% चुंगी की दर को कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट आगे आता है। 1690 की बात आती है। 1690 में क्या हुआ, जाप चार्नोक ने जो है सुतनती में एक फैक्ट्री की स्थापना की। सुतनती कहां पर आता है? सुतनती आता है कलकत्ता में। तो सुतनती में सबसे पहले जाप चार्नोक ने क्या किया, एक फैक्ट्री की स्थापना की।
फिर देखिए 1690 के बाद 1698 में 8 वर्ष बाद क्या हुआ कि सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 नाम याद रखेंगे, सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे। इन तीनों गांवों की जमींदारी जो थी वो एक व्यक्ति था इब्राहिम खान, उसके पास थी। तो इब्राहिम खान से अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारी ले ली, उसके एवज में उसको पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 1200 रुपए में इब्राहिम खान से जमींदारी प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने। किन गांवों की? सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर की। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। और जिस समय इन्होंने जमींदारी प्राप्त की हुई है इब्राहिम खान से अंग्रेजों ने, उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था तो अजीम उस्सान था। सूबेदार के बारे में हम बता चुके हैं कि सूबेदार कौन होता था, प्रांत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो उस समय जो बंगाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी था वो अजीम उस्सान था, जिस समय सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों ने मात्र 1200 रुपए में इब्राहिम खान से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कलकत्ता में ही जाप चारनोक ने सबसे पहले सुतनती में फैक्ट्री की स्थापना की थी। बाद में इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को मिली और कालांतर में यहीं पर यानी सुतनती, कालीकत्ता और गोविंदपुर में ही कलकत्ता शहर की नींव पड़ी। और इसी क्रम में कलकत्ता का जो संस्थापक है वो जाप चारनोक को माना जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक जाप चारनोक है। आगे बढ़ते हैं। इसी कलकत्ता में, कलकत्ता की स्थापना हो चुकी, इसी कलकत्ता में एक अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री, जो कि आगे चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उस फैक्ट्री का नाम था फोर्ट विलियम फैक्ट्री। फोर्ट विलियम फैक्ट्री जो कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में स्थापित की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इस फोर्ट विलियम जो फैक्ट्री स्थापित की हुई थी, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस फैक्ट्री का जो प्रथम अध्यक्ष था वो चार्ल्स आयर था। आगे बढ़ते हैं। 1717 की बात करते हैं। 1717 में क्या था? 1717 में जो मुगल शासक था वो फर्रुखसियर था। आपने फर्रुखसियर का नाम सुना होगा। 1717 में मुगल शासक जो था वो फर्रुखसियर था। घटना क्या घटित हुई? घटना यह घटित हुई कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में 1717 में एक 4 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया। किसके पास आया? फर्रुखसियर के पास आया। 4 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर से आकर के मिला। किसके नेतृत्व में मिला? जॉन सुरमन के नेतृत्व में। अब इस 4 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन था? तो देखिए, इस 4 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल में एक दुभाषिया था, यानी ट्रांसलेटर। दुभाषिया जो कि फारसी भी जानता था और अंग्रेजी भी जानता था। उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। उस दुभाषिया का जो नाम था वो था ख्वाजा सेहुर्द। उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि फर्रुखसियर फारसी भाषा में बोलते थे, तो उसका ट्रांसलेट अंग्रेजी भाषा में करके वो अंग्रेजों को बताता था, और अंग्रेज जो अंग्रेजी भाषा में बोलते थे उसका फारसी में ट्रांसलेट करके वो फर्रुखसियर को बताता था। तो ये ख्वाजा सेहुर्द का रोल था। अब इस 4 सदस्यीय ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल में एक और खास आदमी था, उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। बहुत ही योग्य डॉक्टर था। इसने क्या किया कि जब 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया, फर्रुखसियर से मिला, उस समय फर्रुखसियर बहुत बीमार चल रहा था। उसको एक दर्दनाक बीमारी थी, उस दर्दनाक बीमारी से वो उबर नहीं पा रहा था, बहुत ही परेशान था। जब डॉक्टर हैमिल्टन ने उसकी स्थिति को देखा तो डॉक्टर हैमिल्टन ने उसका उपचार करना शुरू किया और शीघ्र ही फर्रुखसियर उसके उपचार से ठीक हो गया। तो जब फर्रुखसियर उसके उपचार से ठीक हो गया तो फर्रुखसियर अंग्रेजों से बहुत खुश हुआ। जब अंग्रेजों से बहुत खुश हुआ तो उसने अंग्रेजों को बहुत अधिक व्यापारिक रियायतें दे दी। कौन कौन सी व्यापारिक रियायतें दी, अब देखिए उनकी चर्चा करते हैं। हाँ, तो कौन सी व्यापारिक रियायतें फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दी, एक एक करके समझते हैं। कई रियायतें दी, उनमें से 3 प्रमुख रियायतों को हम जानते हैं। पहली रियायत ये दी कि मात्र 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के अंग्रेजों को
फर्रुखियर ने बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और इस मुफ्त व्यापार के तहत एक काम किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह किया गया कि एक दस्तक दिया गया अंग्रेजों को फर्रुखियर की ओर से। दस्तक क्या होता था? दस्तक एक पेपर होता था, इस पेपर को दिखा करके अंग्रेज मुफ्त व्यापार करते थे, क्योंकि वो फर्रुखियर के द्वारा दिया जाता था व्यापारिक विशेषाधिकार के तहत। तो वो पास, एक प्रकार का पास होता था कि दस्तक दिखाया अंग्रेजों ने और उनको पास मिल गया और उनसे चुंगी या कर जो भी लिए जाते थे वो नहीं लिए जाते थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इस दस्तक का दुरुपयोग भी किया हुआ था। वो क्या करते थे कि अपना ये दस्तक, ये अपना पास अन्य व्यापारियों को दे देते थे और अन्य व्यापारी उस पास को दिखा करके कर में छूट पा जाते थे, उनको भी कर नहीं पड़ता था, चुंगी इत्यादि। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से दुरुपयोग किया इन्होंने और मुगल शासक कई नाराज भी हुए, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। यहां बस इतना जान लेते हैं कि 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के बंगाल में जो है मुफ्त व्यापार करने का अधिकार फर्रुखियर के द्वारा अंग्रेजों को मिला। दूसरी बात यह कि 10,000 रुपए वार्षिक कर लेकर के इन्हें सूरत में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के बंगाल में और 10,000 रुपए वार्षिक कर लेकर के सूरत में व्यापार करने का एक अधिकार जो है विशेषाधिकार अंग्रेजों को मिला। किसके द्वारा मिला? फर्रुखियर के द्वारा। अगली बात जानते हैं तीसरी। देखिए बंबई टकसाल में क्या होता था? बंबई टकसाल में अंग्रेज तांबे और चांदी के सिक्कों की ढलाई करते थे। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जेराल्ड ओंगियार ने बंबई में तांबे और चांदी की मुद्रा ढलाई हेतु टकसाल का निर्माण किया हुआ था। तो इसी टकसाल में अंग्रेजों के सिक्के बनते थे तांबे और चांदी के। तो क्या हुआ कि इन तांबे और चांदी के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की अनुमति दे दी। फर्रुखियर ने इन तांबे और चांदी के सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी। बहुत बड़ी बात थी। तो जब ये इतने सारी व्यापारिक रियायतें अंग्रेजों को दे दी फर्रुखियर ने, तो आशा से ज्यादा रियायतें मिल गई अंग्रेजों को। यानी इतना अंग्रेज नहीं सोच रहे थे कि हमको व्यापारिक रियायतें मिल गई, लेकिन क्या था, डॉक्टर हैमिल्टन ने भाई इलाज कर दिया था, दर्दनाक बीमारी से मुक्ति पा गए थे फर्रुखियर। तो फर्रुखियर काफी खुश थे, तो आशा से ज्यादा अंग्रेजों को रियायतें दे दी थी। इसीलिए एक इतिहासकार हुआ है, ब्रिटिश इतिहासकार आर्म। इसने क्या कहा है? ब्रिटिश इतिहासकार आर्म ने इन व्यापारिक रियायतों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। यानी इन व्यापारिक रियायतों को मैग्ना कार्टा मतलब होता है महाधिकार पत्र, यानी बहुत ज्यादा मिल जाना, आशा से बहुत अधिक मिल जाना। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश इतिहासकार आर्म ने जो है इन व्यापारिक रियायतों को किसकी संज्ञा दी? मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र की संज्ञा दी। अब देखिए अंग्रेजों का आगमन पूर्ण हुआ। अब फ्रांसीसियों का आगमन होता है अंग्रेजों के बाद। तो अंग्रेजों के आगमन और फ्रांसीसियों के आगमन के बीच में एक और व्यापारिक कंपनी आती है, डेनिस कंपनी। हालांकि डेनिस कंपनी के संदर्भ में बहुत ही कम फैक्ट बनते हैं और बहुत ही कम फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि इस डेनिस कंपनी ने भारत में व्यापार बहुत कम समय किया था और किया भी था तो बहुत कम किया था। लेकिन फिर भी थोड़े से महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं डेनिस कंपनी के बारे में, क्योंकि वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आए हुए थे। तो अगर क्रम मिलाने के संबंध में प्रश्न बनता है तो अंग्रेजों के बाद डेनिस ही आएंगे और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। तो चलिए डेनिस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए डेनिस आए कहां से थे? डेनिस आए थे डेनमार्क से। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से डेनिस लोग आए थे। कब आए थे? 1616 ईस्वी में डेनिस कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। 1616 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई थी, पहली कोठी कहां पर बनाई थी, या पहली बस्ती कह दें। इन्होंने अपनी पहली कोठी या पहली बस्ती जो है वो तंजौर में बनाई हुई थी। तंजौर कहां पर है? तंजौर है तमिलनाडु में। तो इन्होंने डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में बनाई हुई थी। अब देखिए बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर बनाई हुई थी। क्योंकि देखिए बंगाल की बात अक्सर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बंगाल उस समय का बहुत ही प्रमुख राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए बंगाल की बात करना बहुत जरूरी है। बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर बनाई थी? बंगाल में एक जगह पड़ती है श्रीरामपुर, वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी। किसने? डेनिस ने। तो
तो याद रखेंगे कि बंगाल में इन्होंने श्री रामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और पहली कोठी तंजौर तमिलनाडु में स्थापित की थी। अब आगे बढ़ते हैं, 1745 की बात करते हैं। 1745 में क्या हुआ कि सभी कोठियां डेनिशों ने अंग्रेजों को बेच दी और अपने देश वापस डेनमार्क चले गए। तो डेनिश कंपनी के संबंध में थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हम जो पढ़ेंगे अगली क्लास में वो फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ेंगे, और फ्रांसीसियों के आगमन में ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध हुए, 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, उनके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।